हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ ले 11th। तो जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हैं, आज आपके लिए एक वीडियो आई है जिसका नाम है लास्ट मंथ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, हमारे एग्ज़ाम्स पास आ चुके हैं, एक महीने के बाद हमारे एग्ज़ाम्स हैं और हम कैसे मेहनत करें, किस टाइप से मेहनत करें एंड क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, है ना, उस चीज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये वीडियोस उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चों ने अभी तक पढ़ाई बिल्कुल स्टार्ट नहीं की है। एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जहाँ पर उन्होंने कुछ भी अभी स्टार्ट नहीं किया एंड वो बहुत ज़्यादा परेशान भी होंगे, एंड कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो रिवीजन करके भी बैठ चुके हैं। एंड एक कैटेगरी और ले लेते हैं जिनका रिवीजन अभी नहीं हुआ है बट उनका कंप्लीटेड है। तो सब बच्चों के लिए ये चीज़ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक डिस्कशन करना चाहता हूँ फॉर अ मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन 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 मोटिवेशन। अरे भाई, यूट्यूब पे हर टाइप का मोटिवेशनल वीडियो डला हुआ है। ठीक है, दुनिया भर के मोटिवेशनल वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको, सारे बच्चे देखते होंगे। बिल्कुल सही बात है, सारे के सारे बच्चे देखते होंगे। लेकिन एक चीज़ बताओ बच्चों मुझे, अगर यही मोटिवेशन वीडियो देखने से अगर आप टॉप कर गए होते या सारे बच्चे मोटिवेशनल वीडियोस देखने से टॉप कर रहे होते तो दुनिया का हर बच्चा पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आता। उसकी CGPA या परसेंटाइल हम बोल लें 100% आती या सबकी सेम आती। लेकिन ऐसा नहीं होता है, देयर इज़ अ डिफरेंस। और वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस ये है बच्चों कि एक सेल्फ मोटिवेशन होता है, एक एम होता है ना। अब एम का मतलब क्या है? एम का मतलब ये है कि उस बंदे को, उस बच्चे को कोई भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ रियलिटी। अगर आप सोचते हो कि मोटिवेशनल वीडियोस देखने से, सारी चीज़ें करने से मेरा अच्छा स्कोर हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका डेली का रूटीन में यह है कि आप शाम को 4 बजे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाते हो, राइट। लेकिन आपने नेक्स्ट उसी रात को आके एक वीडियो देखा, मोटिवेट हो गए एंड आपने क्या सोचा, कल से मैं पढ़ाई करूंगा। नेक्स्ट डे आपने कॉपी उठाई, पढ़ाई करी, एंड क्या हुआ, नेक्स्ट डे भी 4 बजे आपके फिर दोस्त आ गए और बोलते चल हम घूम के आते हैं। आपने कॉपी वगैरह बंद करी और आप चले गए घूमने। यहाँ डिफरेंस आ जाता है बच्चों, आपका मोटिवेशन एक दिन का होके रह गया। आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ मोटिवेशन। खुद का मोटिवेशन वो होता है एक एम, जब आपको कुछ लाइफ में करना होता है, जब आपका एक एम फिक्स होता है, आपका एक एम फिक्स होता है। और जब आपका एक एम फिक्स होता है बच्चों, तो आपको किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से वो काम करना चाहोगे। इस चीज़ पर मुझे एक कोट मिला है, मैंने भी नेट से ही ढूंढा है। ठीक है, तो वो कोट मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये है वो कोट, इफ इट इज इंपॉर्टेंट टू यू, यू विल फाइंड अ वे, इफ नॉट यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। इसका कोई मीनिंग बताना चाहेगा मुझे बच्चों? इसका मतलब वो पूरा पूरा बोलना चाहता है, इफ इट इज इंपॉर्टेंट समथिंग, जो आपका एक एम है, आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, राइट। अगर आपके लिए वो इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आप उसको कैसे ही ना कैसे कर लोगे, कैसे ही ना कैसे। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका CBSE का पेपर आने वाला है, राइट। किसी बच्चे ने पढ़ लिया, किसी ने नहीं, लेकिन वो चाहता है मुझे अच्छे नंबर चाहिए। अगर उसका सच में वो चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो कर जाएगा। बुरा मत मानिए, लेकिन मैंने ऐसी चीज़ें बहुत देखी हैं कि 15-15 दिन में बच्चे पढ़ के उतने नंबर लाते हैं जो बच्चा पूरी साल मेहनत करता है। और वो क्या था? उसकी स्ट्रैटेजी थी, खुद की थी, करेक्ट। अब अगर एम की बात करें तो फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए, सेल्फ मोटिवेशन की बात मैं जो बोल रहा हूँ, फॉर एन एग्जांपल एक बच्चा जिसका एम है, वो चाहता है कि मेरे को स्कोर करना है CBSE, बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करना है। और एक बच्चा है वो बस पढ़ रहा है, लेकिन वो एक एम नहीं बना के पढ़ रहा है, मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए नहीं चाहिए, वो ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, लेकिन वो भी चाहता है पढ़ना। आप दोनों ही अगर अलार्म लगा के सोए, 6 बजे आपको उठना है सुबह, अलार्म लगा के सोए, तो एक बच्चा अपनी मम्मी से बोल के सोएगा, मम्मी सुबह उठा देना 6 बजे, राइट। और जो दूसरा बच्चा होगा वो सो जाएगा, उसके दिमाग में रात में भी यही रहेगा कि मुझे सुबह उठना है 6 बजे और ये चीज़ पढ़नी है। बिलीव मी बच्चों कि जो इस बच्चे ने 6 बजे का अलार्म लगाया, जिसने अपनी मम्मी से बोला है, वो नहीं उठेगा, राइट। और जिस बच्चे ने अपना अलार्म लगाया था, जो खुद से सोच के सोया है कि मुझे अगले दिन क्या पढ़ना है, वो बंदा या वो बंदी 6 बजे से पहले ही उठ जाएगा और वो अलार्म बजने से पहले उस अलार्म को बंद कर देगा। दिस इज द डिफरेंस, ये डिफरेंस है बच्चों। इसलिए हम यहाँ पर बात जो करने वाले हैं बच्चों, सीधे सीधे बात करेंगे, मोटी मोटी, कि हमारा एक एम है। मैं भी आज एक एम लेके आया हूँ आपके सामने। वो मेरा एम ये है कि मेरे पास केवल 1 महीना है। मैं भी एज अ स्टूडेंट अब बात करूँगा, मेरे पास 1 महीना बचा है और मैं अपने आप को ये मान के चलूँगा मुझे कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, और अब मुझे 1 महीने में ऐसी तैयारी करनी है, सारे सब्जेक्ट्स को लेके ऐसी तैयारी करनी है कि मैं अच्छा स्कोर कर पाऊँ।
तो उस चीज़ को फोकस करके अब हम बात करेंगे। करेक्ट है बच्चों? तो आगे बढ़ें, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो आ गई, मैंने क्या बोला आपको, एम। आपका एक एम फिक्स होना चाहिए, ठीक है। एम जब मेरा एक फिक्स हो जाएगा, एम क्या है हमारा बच्चों, टर्म 2, क्या लिख दूं इधर, फोड़ना है, ठीक है। टर्म 2 आपको फोड़ना है, ठीक है, फोड़ना है, ये आपका एम है, ठीक है। चलो, इस एम को जानने के बाद अब हम क्या करेंगे बच्चों, प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग में क्या करेंगे कि कैसे हम इस एम को अचीव कर पाएंगे, उस चीज की हम बात करेंगे आज, ठीक है। और एम को अचीव करने के लिए जब प्लानिंग कर लोगे तो उस चीज को हमें एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने एम बनाया, प्लानिंग कर ली, अब जब आप एग्जीक्यूट ही नहीं करोगे उस प्लानिंग को तो आपका एम बनाना और प्लानिंग करना बर्बाद, ठीक है। तो ये चीज को मैं फॉलो करते हुए आपके लिए एक स्ट्रैटेजी बना के ला रहा हूं कि कैसे आप एक महीने के अंदर, इवन एक महीना नहीं, अगर आप 25 डेज भी बोलते हो तो वो भी काफी है, लेकिन कैसे करना है वो आप ध्यान से देखिए, ठीक है। चलो, इस चीज को जानने के बाद सबसे पहले अपन अपना सिलेबस एनालिसिस करते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या आ रहा है और क्या क्या हमसे पूछा जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलो अपन स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको दिख रहा है टर्म 2 का सिलेबस है, ये फिजिक्स का लिया हुआ है मैंने, करेक्ट। एंड यहाँ पर हमारी तीन यूनिट्स दी गई हैं, ठीक है। एक तो हमारी कौन सी है, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, जिसमें 3 चैप्टर्स आते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देन जो दूसरी यूनिट आती है बच्चों वो पूरी हीट है, इसको थर्मोडायनेमिक्स अलग से लिखा हुआ है, राइट। हीट की यूनिट है थर्मो एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये रहा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे आखिरी के 2 चैप्टर्स और बचते हैं, ऑसिलेशंस एंड वेव, ठीक। इन दोनों चैप्टर्स को मिला के 12 नंबर का आता है और इन जब पूरे चैप्टर्स को मिला के 23 नंबर्स का आता है, करेक्ट बच्चों। और अभी तक जो पढ़ ले 11th पे आपको देखा गया होगा या आपने देखा होगा तो आपके ये चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। कौन से चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों, एक तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हो चुका है, फ्लूइड्स भी हो चुका है बच्चों, एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी हो चुका है, और आपका अब थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है, ठीक। इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं अपने हिसाब से सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि मैंने जो एम माना है इस महीने के एंड तक आते आते आपका शायद एग्जाम 3rd ऑफ मार्च को होगा फिजिक्स का, मे बी, ठीक है। तो उससे पहले हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, हर चैप्टर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं, कैसे हमको करना है, वो चीज़ देख लेते हैं, ठीक। चलो, सबसे पहला चैप्टर हमारा जो आएगा, टोटल चैप्टर बच्चों 7 है ना। चलो, सबसे पहला चैप्टर जो आ रहा है हमारा वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसमें बच्चों आप देख सकते हो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप के बारे में बोला गया है, हुक्स लॉ, यंग्स मॉड्यूलस एंड बल्क मॉड्यूलस, स्पेसिफिक चीज़ें बोल दी हैं पूरे चैप्टर में उसने। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, हुक्स लॉ, है ना, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होता था स्ट्रेन के, उसी वजह से मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आता था, करेक्ट। तो इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, यंग मॉड्यूलस एंड बल्क मॉड्यूलस, इन चीज़ों को देखना है, ठीक है। हम देख चुके हैं इनको ऑलरेडी। चैप्टर 10 में आएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। उसमें बच्चों देखो ये पूरा पोर्शन जो ऊपर का दिख रहा है आपको, जो स्टैटिक फ्लूइड है, स्टैटिक फ्लूइड आपको जो लेक्चर्स में कराया गया है वो भी ऐसे ही डिवाइड करके कराया गया है। कैसे, स्टैटिक फ्लूइड, डायनेमिक फ्लूइड, इन सारी चीज़ों को वेरिएशन ले लेके आपको कराया गया है, ठीक है। इसमें देखो प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम आ रहा है, पास्कल्स लॉ आ रहा है और उसकी एप्लीकेशंस आ रही है, हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स, है ना, एक्सेलरेटिंग फ्रेम, नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम, ठीक। फिर उसके बाद आपके पास पूरा डायनेमिक फ्लूइड आ जाएगा, ठीक है। डायनेमिक फ्लूइड में आप क्या करने वाले हो, जैसे विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। स्टोक्स लॉ के बाद टर्मिनल वेलोसिटी आती है बच्चों, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन आया तो सीधे आ सकता है, डिफाइन स्टोक्स लॉ, राइट, एंड आफ्टर दैट डू द डेरिवेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, ऐसे करके आपको एक डेरिवेशन भी आ सकता है, ठीक है। फिजिक्स में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो डेरिवेशन आ सकता है, पक्का आएगा, किसी ना किसी चैप्टर से पक्का आने वाला है, और दूसरी चीज़ कॉन्सेप्ट्स को मिला के न्यूमेरिकल भी आएगा, ठीक है। फिजिक्स में क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स को नहीं पूछेंगे, सीधे न्यूमेरिकल पूछ लेंगे, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो हमको सारी चीज़ें देखते हुए चलना है। कोई मेरे से बोलेगा सर विस्कोसिटी पढ़ना है, नहीं पढ़ना, बिल्कुल पढ़ना है, नॉलेज सारी चीज़ों की होनी चाहिए, किसको ज़्यादा ध्यान देना है किसको नहीं वो मैं आपको बता रहा हूँ। स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी मस्ट है बच्चों, इसको ध्यान से देख के जाना। स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, ये आप ऊपर से पढ़ सकते हैं ना। बर्नौलीज थ्योरम, इसको कहाँ भूल गए बच्चों, बर्नौलीज थ्योरम, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आने के। एंड सुनिए,
उनको भी पता है कि बच्चे इसको रट के बैठेंगे। इसकी एप्लीकेशन, इस पर क्वेश्चन आ गया तो आप नहीं कर पाओगे, राइट। जैसे वेंचुरीमीटर है, स्पीड ऑफ फ्लक्स है, इसकी एप्लीकेशन है बच्चों, वो उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है, राइट। वेंचुरीमीटर और स्पीड ऑफ फ्लक्स, ठीक है, दोनों आपको ये चैप्टर भी बच्चों पढ़ ले 11th, इस पे आप सर्च कर लीजिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। वहाँ पर आप देखना मैंने वेंचुरीमीटर भी कराया हुआ है एंड स्पीड ऑफ फ्लक्स भी बताया हुआ है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, या आपको पूरा का पूरा वेंचुरीमीटर पूछ ले, डिफाइन वेंचुरीमीटर एंड उसका डेरिवेशन, ठीक है, कैसे हम स्पीड को निकाल सकते हैं। लास्ट में जो बचता है बच्चों, सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एक्सिस प्रेशर अक्रॉस द कर्व सरफेस, एंड आता है एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। कैपिलरी राइज मस्ट है करना, इससे क्वेश्चन आ सकता है। एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि क्या है, ठीक है। सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन वगैरह वगैरह छोटी छोटी चीज़ें हम बात कर लेंगे, ठीक। चलो, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बच्चों यहाँ से आपकी हीट की यूनिट स्टार्ट हो जाती है, ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो चुका है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, हीट एंड टेम्परेचर, क्या बोला है यहाँ पर, हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है। हीट एंड टेम्परेचर के लिए हमको क्या बोला है, रिकैपिटुलेशन ओनली, मतलब हमको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से चीज़ें जाननी है। और जो कि इस लेक्चर में मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया था वो ऊपर ऊपर से ही कराया था, मीनिंग डीपली बताया था, बट आपको नॉलेज है बेसिकली कि हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, राइट। टेम्परेचर स्केल के बारे में ही बताया था, है ना। उन लेक्चर से मेरा एम ये रहा है बच्चों कि अगर कोई नीट का बच्चा है ना, जेई का बच्चा है, या फिर वो 11th की बोर्ड की एग्जाम कर रहा है, किसी को भी कोई दिक्कत ना है, अगर वो नीट के लिए आ रहा है, जेई के लिए आ रहा है, वो भी इस चीज़ को समझे, और जो बोर्ड के लिए है वो भी समझे, ठीक। तो उस चीज़ को लेके चले थे, लेकिन आपको टेम्परेचर स्केल वगैरह, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला था कि खुद की कोई स्केल होती है, राइट, खुद की स्केल भी बना सकते हैं, तो उसके बेसिस पे अगर कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इस टाइप का शायद ना आए, क्योंकि उसने ऑलरेडी बोला है ऊपर ऊपर से पढ़ना है, ठीक। चलो, थर्मल एक्सपांशन है ना, ये भी हमने कर रखा है, थर्मल एक्सपांशन सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, गैसेस में। देखो, अनॉमलस एक्सपांशन ऑफ वाटर आ गया, इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पूछ सकता है इससे, है ना, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सीवीसीपी, इस पे पूरा एक लेक्चर बना हुआ है, कैलोरीमेट्री, चेंज ऑफ स्टेट, लेटेंट हीट कैपेसिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इस पर भी न्यूमेरिकल आ सकता है। यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान देना, हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन, तीन चीज़ें हमने देखी थी हीट ट्रांसफर में, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। बच्चों इसमें से तो नहीं आएगा, ठीक है, इसमें से नहीं आएगा क्योंकि इसका सिलेबस ऑलरेडी कम है। रेडिएशन से उसने ऑलरेडी बोल दिया, रिकैपिटुलेशन। बच्चों एक चीज़ सोचो, इसमें वो ऑलरेडी एक जजमेंट दे रहा है, एक अलग से वो ब्रैकेट में लगा के बोल रहा है इसको ज़्यादा मत पढ़िए, इसका मतलब हीट ट्रांसफर से ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन आने वाला है ना। अगर यहाँ से वो क्वेश्चन नहीं बना रहा होता, उसका मन नहीं है, तो वो इस चीज़ को भी नहीं बोलता। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से क्वेश्चन आ सकता है। हीट ट्रांसफर में भी आपको वीडियो मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। देन थर्मल कंडक्टिविटी, राइट। एंड देखिए ये सबसे चीज़, ब्लैक बॉडी का आपको आइडिया होना चाहिए कि ब्लैक बॉडी होती क्या है, कैसे क्या रेडिएशन में हम लोग प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं, सारी चीज़ें आनी चाहिए। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफन्स लॉ, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपको लॉ को डिफाइन करने के लिए बोल सकता है ना, और किस लॉ में क्या चीज़ लगती है, कैसे क्या डिफाइन होता है, सारी चीज़ें पूछ सकता है, ठीक। चलो, इसको करने के बाद हम थर्मोडायनेमिक्स पे आ जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में बच्चों देखो, एक तो थर्मल इक्विलिब्रियम, जिससे हमारा जीरोथ लॉ डिफाइन होगा, ये रहा पूरा, ठीक। फिर हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, राइट। देन उसके बाद हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है, जिसमें देखो उसने अलग से बोल दिया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद बच्चों हमको एक चीज़ पढ़नी पड़ती है, जो कि है 4 प्रोसेसेस, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और आइसोबारिक, आइसोकोरिक। इसमें ये 2 प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, जो उन्होंने बोल दिया कि इन 2 को मस्ट है करना। क्यों? इन दोनों की वजह से ही वर्क डन आता था, आपको अगर याद है ना, तो वहां से क्वेश्चन अच्छा बन सकता है, भले ही वो डेरिवेशन ना दे, लेकिन क्वेश्चन अच्छा बन सकता है बच्चों, ठीक है। तो ये चीज़ पूरी प्रॉपर ध्यान रखेंगे। आइसोकोरिक और आइसोबारिक, उन दोनों में वर्क डन पी डेल्टा वी और एक में 0 होता है, ठीक है। तो वहां से कोई ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं बनेगा, यहाँ से बन सकता है। एडियाबैटिक में पीवी की पावर गामा, याद है, भूल गए, पीवी की पावर वावा बराबर कांस्टेंट, यहाँ से एक बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। फिर हम सेकंड लॉ में आ जाएंगे, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। यहाँ पर शायद आपका कार्नोट इंजन वगैरह एक्सक्लूडेड है, लेकिन लेक्चर्स में वो भी कराया जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, यहाँ तक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अब हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आ जाता है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग देखो एक चीज़, देखो इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ परफेक्ट गैस, वर्क डन बाय कंप्रेसिंग अ गैस, ये सारी छोटी मोटी चीज़ें। फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अजम्पशंस करते हैं, कॉन्सेप्ट का प्रेशर है, राइट।
उसके बाद एक चीज़ देखो बच्चों, RMS स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे RMS से एक क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबल है। डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह हम ये सारी चीज़ें काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे, ये सॉरी काइनेमेटिक्स नहीं, थर्मोडायनेमिक्स में इन सारी चीज़ों को पढ़ रखेंगे हम लोग। एंड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इनको मिला के एक क्वेश्चन आ सकता है, अलग से नहीं आएगा, इनको मिला के एक क्वेश्चन आ सकता है, राइट। फिर आखिरी में आके एप्लीकेशंस ऑफ स्पेसिफिक कैपेसिटी, जो कि हम देखो यहाँ पर देख चुके हैं। स्पेसिफिक कैपेसिटी ये रहा, देखो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में स्पेसिफिक कैपेसिटी, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसी लेक्चर में आप करोगे तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो यहाँ पे अब गैसेस की बात करेंगे, ये भी थर्मो में पढ़ा देंगे। देखो यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर नहीं बताया गया है, लेकिन देखो यही चीज हो रही है, समझ आया आपको। देखो थर्मो में ही आती है स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ गैसेस, वहां से आपको क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, लेकिन उनने थर्मो की जगह उसको काइनेटिक थ्योरी में बता दिया। सिलेबस वो पूरा पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है, ठीक है। मीन फ्री पाथ, RMS वेलोसिटी और मीन फ्री पाथ को मिला के एक क्वेश्चन आ सकता है ना। तो इंपॉर्टेंट सारी चीजें हमको करते सारी चीजें चलना है। चलो ऑसिलेशंस पे आ जाएंगे बच्चों। ऑसिलेशंस पे जो नॉर्मल चीजें हैं, जो कि एक पीरियोडिक मोशन, उसमें क्या क्या आता है, टाइम पीरियड आता है, फ्रीक्वेंसी आती है ना, डिस्प्लेसमेंट आता है, और उसके बाद ये सारी चीजें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सारी चीजें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, समझ आया। पीरियोडिक फंक्शन कैसे होता है, जो एक डेफिनेट टाइम के बाद रिपीट करता है, राइट। तो उस चीज को भी हम देखेंगे, है ना। डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्स की एक वैल्यू होती है, टाइम के साथ कैसे कैसे बदल रहा है, एक टाइम पीरियड डिफाइन होता है, एक फ्रीक्वेंसी। ऑसिलेशंस को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन तो बोलते ही हैं, आपको पता ही है ना, उसके बारे में देखा जाएगा, उसकी इक्वेशंस हैं। और एक चीज़ देखो, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, यहाँ पर बोला गया है, देखो सिंपल पेंडुलम के लिए डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड अलग से बोल रहा है वो, अलग से सिंपल पेंडुलम बोला, मतलब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमको पढ़ाई करनी है। सिंपल पेंडुलम मस्ट है, जो चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं उसको तो गारंटी मान लो करके ही जाना, उनको मत छोड़ देना। फिर आखिरी में हमारा फ्री फोर्स डैम्प्ड ऑसिलेशंस वगैरह की बातें होंगी। इस चीज़ को करने के बाद हमारा वेव्स आएगा। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है बच्चों, है ना, लेकिन ठीक है, टिपिकल चीज़ें हैं, समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये चीज़ें भी बड़े आराम से हो जाएंगी। जैसे ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं बच्चों, में स्ट्रिंग वेव्स होती हैं, है ना। स्ट्रिंग वेव्स आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर वेव्स। एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मतलब साउंड वेव्स। इसको मीडियम लगता है, इसको मीडियम नहीं लगता, सिंपल। फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये चीज़ देखना, दो वेव्स का सुपरपोजिशन, ये इंपॉर्टेंट है वेव्स में, ठीक है। फिर रिफ्लेक्शन, स्टैंडिंग वेव्स और ये ऑर्गन पाइप से ना एक क्वेश्चन आ सकता है ना। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूजिंग लगेगा क्योंकि लेंदी है चीज़ें, समझने में आसानी है लेकिन कंफ्यूजिंग है, कोई ज़्यादा पार्ट है ना। तो वेव्स की चीज़ों में हमको ध्यान देने की चीज़ें, एक स्पेसिफिक चीज़ों की बात करिए, जैसे ऑर्गन पाइप है तो उसकी भी कुछ ना कुछ वेरिएशंस होते हैं, है ना। स्टैंडिंग वेव स्ट्रिंग्स में और ऑर्गन पाइप दोनों में डिफर करेंगी, ठीक है। तो वो चीज़ें भी हम देखने वाले हैं। ये चैप्टर्स को जानने के बाद बच्चों, हमने अभी तक क्या देखा कि फिजिक्स में टोटल 7 चैप्टर्स हैं जो आपके टर्म 2 में आने वाले हैं, करेक्ट। अब वो सातों चैप्टर को, अब मैं क्या हूँ, मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, आने वाला है। अब मेरे पास कितने दिन बचे हैं, अब मेरे पास 1 महीना बचा है और मेरे को नहीं पता है कैसे करना है। अब सुनेंगे आप लोग स्ट्रैटेजी, कैसी प्रिपरेशन करने की। और मैं ये क्या मान के चल रहा हूँ बच्चों कि आप लोग भी एक ऐसा एम बना के बैठे हैं कि चाहे दिन हो या चाहे रात हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे दोस्त बुला रहे हों, चाहे कुछ भी और कैसी भी कोई कंडीशन होगी, हमको पढ़ना है और हमको क्या करना है, हमको इसमें बहुत अच्छा स्कोर करना है। ये चीज़ सोच के हम पढ़ाई करेंगे और तभी मैं इस चीज़ को बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है, कैसे क्या पढ़ सकते हैं, ठीक। चलो, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, हमारा एक एम डिसाइड होगा। पहली चीज़ तो मेरी एम ही हो गई, मैं फिर से लिख रहा हूँ एम, ठीक है। एम क्या है, फोड़ना, ठीक है। टर्म 2, ओके सर, एम की बात हो गई, अब क्या बात करेंगे सर। अब आ गया दूसरा पॉइंट मेरा बच्चों, प्लानिंग। क्या आ गया, प्लानिंग में बच्चों मुझे एक चीज़ बताओ, मैं आपको अगर फिजिक्स का बता दूं तो मैं अपने हिसाब से बताता चला जाऊंगा कि कितने टाइम में आपको क्या करना है, कितना फिजिक्स का पोर्शन करना है, लेकिन नहीं, अगर मैं एज ए स्टूडेंट सोच रहा हूँ बच्चों, तो मेरे को तो पेपर तो सारे देने, है ना। लेकिन एक दिन मैं फिजिक्स ही बैठ के पढ़ता रहूँ तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। आप सारे सब्जेक्ट्स को टाइम दो, किसने मना किया। देखो मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास 2 टाइप के बच्चे होंगे। कौन से बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स, एक जिनका बायो है और एक इनका
मैथ्स है। मैंने क्या किया बच्चों, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक PCM वाले और एक बच्चे होंगे PCB वाले। बोलो सही है? ठीक है, ठीक है, चलो सर। और अभी हमारी क्लासेस इंग्लिश की भी चल रही हैं बच्चों, मैं इंग्लिश को भी यहाँ ले लेता हूँ। ठीक, इंग्लिश को भी यहाँ मैंने ले लिया। अब मैं आपसे बोलता हूँ, आपके पास एक दिन में कितने घंटे? आप बोलोगे सर 24 आवर्स। बिल्कुल सही बच्चों, 24 आवर्स है मेरे पास। ठीक है, ये रहे। चलो, अब मैं इसको कैसे क्या डिवाइड करूँगा। मानो मैंने बोला कि मेरे को फिजिक्स करना है, मुझे कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे को पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है सर, हम पढ़ेंगे भी। तो पहली चीज़ तो है लेक्चर। ठीक है, और लेक्चर अगर आप पढ़ ले 11th पे देखोगे, है ना, ऑन एन एवरेज चाहे किसी भी सब्जेक्ट का देखो, 1.5 आवर का एक लेक्चर पॉसिबली होता है। तो अगर मैं टाइमिंग दूं इसमें, तो किसके लिए कितना बोल सकता हूं? 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट, 1.5, इसको मैं 1.5 आवर्स लिख देता हूं। ठीक है, चलो 1.5 आवर्स। ओके, अगर मैंने लेक्चर पढ़ लिया है, लेक्चर को देख लिया है, तो उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ? फिर उसके बाद मेरे को NCERT भी पढ़ना है। बच्चों NCERT इज़ अ मस्ट। NCERT आपको मस्ट करना है बिल्कुल तरीके से, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। इसको मैंने बोला भी नहीं है छोड़ना। अभी मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है, कुछ भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो सर आप लेक्चर दिखवाओगे इतने टाइम पे। बच्चों करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली NCERT पढ़ोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं 1.5 घंटा दोनों को देता हूँ तो टोटल आवर्स कितने हो गए? 3 आवर्स। तो इसका मतलब फिजिक्स मुझसे 3 आवर्स मांगता है। ठीक है, अगर मैं सारे सब्जेक्ट्स को सेम टाइम दे दूँ तो 3 आवर्स ही मैं केमिस्ट्री को दे दूंगा, ऐसे मैथ्स को भी 3 आवर्स दे देता हूँ, एंड इंग्लिश को मैं 2 आवर्स दे देता हूँ बच्चों। ओके, इंग्लिश को 2 आवर्स क्यों दिए? क्योंकि इसका लेक्चर अगर आप पढ़ ले पे देखोगे तो मिनिमम में भी 45 से कम का हो सकता है ना, पोएम वगैरह सा होती है 45 मिनट्स का। ठीक है, चलो 45 मिनट्स, एंड उसका जो बाकी टाइम बच रहा है 2 घंटे में से अगर 45 मिनट्स में मान के चल रहा हूँ, तो मेरा बाकी बचा हुआ टाइम कितना है? मान लीजिए 1 घंटा है। ठीक है, 1 घंटा मान लेते हैं, 1 आवर। ठीक है, चलो इसके लिए यहाँ पर NCERT पढ़ेंगे। NCERT सारी चीज़ों के लिए पढ़ेंगे। अब सुनना बच्चों, यहाँ पर आपके कितने आवर्स निकल गए? 11 घंटे। सेम इनके लिए प्रोसेस है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ बस मैथ्स का, यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश सेम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। 24 आवर्स में से मैंने देखा अगर पर डे के हिसाब से बना रहा हूँ तो 11 आवर्स। सर 11 आवर्स तो मेरे स्टडी में चले गए। ठीक है, इसमें कैसे क्या पढ़ना है वही बताने वाला हूँ। ठीक है, बाकी बचे कितने आवर्स? 13 आवर्स। अब 13 आवर्स में से सर हमको सोना भी तो है, बिल्कुल सोना है। और सुनो, ये टाइम टेबल है, मैंने ये सब नहीं बताया कि कब खाना है, कब पीना है, क्या करना है, क्योंकि वो बच्चों वाले टाइम टेबल होगा और आपके पास अब टाइम नहीं है बच्चों ये सारी चीज़ें सोचने का। 1 महीने का टाइम है, या तो करो या मरो की सिचुएशन है, राइट। तो बच्चों वाली हरकतें हम नहीं करेंगे, पूरा प्रिपेयर होके जाएंगे। और मैंने स्टार्टिंग में बोला था एम है तो करोगे, एम है तो करोगे, है ना। अगर रीज़न दोगे दैट मीन्स आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ही नहीं। कोट ही उसी चीज़ पर था, है ना, कोट ही उसी चीज़ पर था। कोट पर आए क्या? चलो ठीक है, आ जाओ। इतनी चीज़ जानने के बाद अब मैं क्या बोलने वाला हूँ बच्चों? ठीक है, 13 आवर्स बचे। सर 13 आवर्स में से मुझे 7 घंटे सोना है, सो जाओ। किसने मना किया? देखो मैंने अपने 7 आवर्स स्लीपिंग टाइम मैंने आपके लिए निकाल दिया। बचे कितने घंटे बच्चों? 6 आवर्स। ठीक है, मैंने माना बच्चों 6 आवर्स में से भी आपको 3 घंटे मैंने और दिए। किस लिए? आपको खाना है, पीना है, थोड़ा रेस्ट लेना है, जो भी करना है उसके लिए मैंने आपको 3 आवर्स और दिए। बाकी बचे कितने 3 आवर्स हैं। इन जो बचे हुए 3 आवर्स का मैं क्या करूंगा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, पहले मैं उन चीज को बता रहा हूं जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो क्या करेंगे, हर लेक्चर को देखेंगे। ठीक है, अब उनकी कैपेसिटी के ऊपर है कि वो 1.5 घंटे में खत्म करते हैं या फिर और जल्दी करते हैं, कुछ टाइम ज्यादा लेते हैं, है ना। NCERT उसके तुरंत बाद पढ़ोगे, जिससे क्या होगा, चीजें ऑन द स्पॉट क्लियर होती जाएंगी और उससे रिलेटेड आप उसके क्वेश्चंस भी करते चलेंगे NCERT के। करेक्ट। इतनी करने के बाद आप ऐसा टाइम टेबल हर सब्जेक्ट को दोगे, बिल्कुल कर दिया। उसके बाद मेरे पास आखिरी में आके 3 घंटे बचेंगे पूरे दिन का। अगर मैं देखूं तो 3 घंटे में जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं पढ़ाएगा मतलब समझ रहे हो, जिनने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है अब वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो इन 3 आवर्स का क्या करेंगे,
वो इस 3 आवर्स में करेंगे, कॉपी बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स। अब कैसे शॉर्ट नोट्स, ये देख लो पहले, ऐसे शॉर्ट नोट्स। देखो ये मेरे खुद के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स थे 11th क्लास में, जब जेई की तैयारी कर रहे थे, तो उस टाइम के नोट्स हैं, है ना। तो होता क्या है ना बच्चों, हम लोग जो पढ़ते जाते हैं एग्जाम, ये सच है, और ये सच ऐसा नहीं है कि मेरी खुद की मेरी बनाई हुई चीज़ है या मैं खुद से ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ, राइट, कि मैंने कोई अनोखी चीज़ निकाली, नहीं, मेरे टीचर्स ने बताया था, राइट, मैंने उस चीज़ को फॉलो किया था। उनने भी मुझे यही बताया था कि होता क्या है, आखिरी में आके आपके पास टाइम नहीं बचता है, नेक्स्ट डे पेपर है और आपको अब टाइम नहीं है सारे सब्जेक्ट्स को, मतलब उस सब्जेक्ट को पूरा कैसे देखा जाए, पूरा दिन भर तो नहीं लगा देंगे, तो आपके पास एक पतली सी कॉपी होनी चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल 20 और 25 पेजेस की मान लो या 30 पेजेस की मान लो, उसमें आपके पास पूरे चैप्टर्स के शॉर्ट्स होने चाहिए। शॉर्ट्स मीन्स होता है बच्चों खुद के बनाए हुए नोट्स। खुद के बनाए हुए नोट्स का मतलब हो गया कि मान लो आज आपने एक लेक्चर पढ़ा, ठीक है, आज आपने एक लेक्चर पढ़ा, आपने एक लेक्चर पढ़ा, उस लेक्चर को पढ़ के आपने एनसीईआरटी कंप्लीट करी, उसके न्यूमेरिकल्स लगा दिए और ऐसे ही आपने सबके लिए फॉलो किया। अब आपके पास 3 आवर्स हैं आखिरी में, तो आप क्या करोगे, आप आंख बंद करके पहले एक चैप्टर को सोचोगे। फॉर एग्जांपल फिजिक्स, आज आपने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या चीज़ें सीखी, और उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी उसको लिख लोगे अपने हिसाब से नोट्स बना के। ये मेरी राइटिंग थी, मुझे मतलब नहीं था कि मैं अच्छा लिख रहा हूँ बेकार लिख रहा हूँ, मुझे समझ आना चाहिए, राइट। फॉर इलास्टिसिटी मैंने ऐसे लिखा था, 1 पेज में ख़त्म कर दिया था। फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए मैंने 2 पेज लिए थे, ये काइनेमेटिक्स से छोड़ दो। तो समझ रहे हो, जैसे ये चीज़ है, प्रेशर हेड, पोटेंशियल हेड, काइनेटिक हेड, मेरे को लगता था मैं शायद भूल ना जाऊँ, है ना, तो ये चीज़ मस्ट है मुझे देखना, तो मैंने इस चीज़ को देखा था, है ना। तो ऐसे आप नोट्स अपने तरीके से रेडी कर सकते हो, ठीक। तो ये बात किन के लिए हो गई, जिन बच्चों ने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है। और जो बच्चे सोच रहे हैं हम तो पढ़ के बैठे हैं सर, ऐसा थोड़ी करेंगे, बच्चों ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। पेपर आपको भी देना है, पेपर इनको भी देना है, और मैं आपको श्योरिटी से बता रहा हूँ, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं बच्चों कि ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से अगर उनके 90% आ रहे होंगे तो उनके गिर के 80 या 70 रह जाते हैं। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। जिन बच्चों ने पढ़ लिया और जिनका रिवीजन चल रहा है वो क्या करेंगे, वो भी इसी को फॉलो करेंगे। मैं एज अ स्टूडेंट बता रहा हूँ बच्चों, फॉलो करना ना करना आपकी मर्जी है, ठीक है। फिर वही चीज़ हो गई कोर्ट वाली चीज़, स्टार्टिंग वाली, है ना। इफ़ यू आर गिविंग एन एक्सक्यूज़, इसका मतलब वो काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं है। सुनो, जो रिवीजन कर रहे हैं वो क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि उनका पहले से ये लेक्चर कंप्लीटेड है। अब वो बच्चे ना सुने, देखें, लेकिन वो बच्चे ना सुने जो उनने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, उनके लिए मैंने बता दिया है। जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो क्या करेंगे, यहाँ लेक्चर को देखेंगे, अपने हिसाब से देखेंगे, क्योंकि उनका रिवीजन चल रहा है, स्पीड बढ़ा के देखिए, कंप्लीट होगा आपका। फिर उसके बाद एनसीईआरटी भी करेंगे। एनसीईआरटी वगैरह लगाने के बाद आखिरी में आके आप क्या करोगे, आप 3 घंटों में क्या करोगे, आपको नोट्स इसी टाइम में बनाने हैं। ये जो नोट्स बच्चे शॉर्ट नोट इधर बना रहे थे, आपको इसी टाइम में बनाने हैं। इस लेक्चर और एनसीईआरटी को कंप्लीट करके आपके पास इतना टाइम होना चाहिए कि आप उसी टाइम में उस सब्जेक्ट का नोट्स तैयार करो। कैसे नोट्स, ऐसे, ठीक है। उसको करने के बाद ऐसी सारे सब्जेक्ट्स को करो। आपका रिवीजन चल रहा है, आपको 3 घंटे की जरूरत नहीं है पूरा लेक्चर और एनसीईआरटी के लिए। आप ऑलरेडी एक लेक्चर देखोगे तो आप इस लेक्चर को मिनिमम 1 घंटे में खत्म कर दोगे, ये बात सच है। और इसको एनसीईआरटी को ऑलरेडी आपकी रीडेड होगी, या आप नहीं भी करिए तो उसको टाइम दे दो, आधा घंटा बचेगा। आधा घंटा इज वेरी मच कि आप एक लेक्चर का नोट्स बना लो, है ना। आपको सोचना ही तो है, चीज़ें तो आती हैं, लिखना ही तो है बस, ठीक है। चलो, आप 3 घंटे जो बचेंगे उसमें क्या करेंगे बच्चों, मस्ट है लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स और सैम्पल पेपर, समझ आया। सैम्पल पेपर आप पर डे के हिसाब से कर सकते हो। आपका 2 घंटे का पेपर होता है ना। जैसे आज आपने एक सैम्पल पेपर फिजिक्स का कर लिया, है ना, नेक्स्ट डे आपने केमिस्ट्री का कर लिया, उस हिसाब से आप बांट सकते हो, है ना। सैम्पल पेपर्स को आप बांट सकते हो, करेक्ट। चलो, और जिन बच्चों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है वो क्या करेंगे, इस चीज़ को फॉलो करेंगे और आखिरी में आके शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे, राइट। अब इन बच्चों के सैंपल पेपर्स कब जाएंगे, ये कब करेंगे बच्चों, अगर अभी मैं आपसे बोल दूंगा सैंपल पेपर्स लगाओ तो भी आपके लिए वो एक ट्रेजेडी होगी, स्ट्रैटेजी की जगह ट्रेजेडी हो जाएगी। क्योंकि आप लोगों को कुछ आता नहीं है। अगर मैं देखा जाऊँ, मेरे को कुछ आता नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं पेपर लगाऊंगा सीधा, नहीं लगाऊंगा, पहले पढ़ाई करूँगा। एग्जाम्स के आने से 2 से 3 दिन पहले मेरा सिलेबस अगर कंप्लीट हो गया, देन मैं पूरा फोकस अपना उस सब्जेक्ट के सैंपल पेपर पे लगाऊंगा। एज अ स्टूडेंट मैं यही सोचूंगा, पूरा उसी पे लगाऊंगा, और उस दिन मेरे पास पूरा टाइम होगा
तो मैं एक दिन में 3-3 4-4 सैम्पल पेपर्स लगा सकता हूँ, इसीलिए 2 घंटे का पेपर है ना। तो मेरा वहाँ पर भी कवर हो जाएगा। बोलो ये स्ट्रैटेजी समझ आई? ये चीज़ समझ आया? बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुई। एंड एक चीज़ और, ये प्लानिंग तो मैंने बता दी आपको, लेकिन इस प्लानिंग के बाद हमारा एक स्टेप और रह गया बच्चों, एग्जीक्यूट। सुन सबने लिया होगा, जो एग्जीक्यूट करेंगे वो लाएंगे 90 to 95%, और जो नहीं सुनेंगे उनका भी कुछ ना कुछ आएगा। ऐसा थोड़ी है सर आपने स्ट्रैटेजी बना दी तो आज कोई फॉलो कर ले हम, बिल्कुल नहीं बोला मैंने, आपकी मर्जी। देखो मैंने यहाँ पर कहीं बोला कि आप फिजिक्स को सुबह पढ़ो शाम को पढ़ो, नहीं बोला। क्या मैंने ये बोला कि ये 3 आवर्स कब निकालने, नहीं। सोने का टाइम कब, नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, है ना। तो इसका मतलब ये आपके ऊपर फ्लेक्सिबल है। एंड एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है बच्चों, मैं फिजिक्स के लिए ही बता सकता था आपको, मैंने सारे सब्जेक्ट्स का इसलिए बताया क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स आपके पढ़ ले 11th पे चल रहे हैं। एंड सारे सब्जेक्ट्स को देखते हुए हमें एक ऐसा टाइम टेबल या एक ऐसी प्लानिंग करनी थी जिससे मैं सारे सब्जेक्ट्स को कवर करता हुआ चलूँ 1 महीने के अंदर। एक चीज़ और सुनो अब यहाँ पर, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके फिजिक्स में चैप्टर, अब फिजिक्स की बात कर लेते हैं थोड़ी। फिजिक्स में चैप्टर्स कितने हैं टर्म 2 के? 7। इसमें किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है? 7 तो है ना, इतना तो पता है ना, ठीक है चलो 7 चैप्टर्स है। और अगर मैं बात करूं, अगर लेक्चर की बात करूं बच्चों, तो आपके पर चैप्टर 3 लेक्चर मान के चलता हूं एक चैप्टर के लिए, ठीक है। एक चैप्टर के लिए 3 लेक्चर जा रहे हैं मिनिमम। फॉर एग्जांपल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, है ना, उसके लिए 2 लेक्चर्स बने थे, और फ्लूइड्स के लिए बच्चों 4 बने हैं, 4, क्योंकि वो चैप्टर बड़ा है। तो अगर दोनों को देखें तो 6 लेक्चर्स है टोटल, तो 3-3, तो ऑन एन एवरेज 3 ले लूँ, ठीक है। 3 लेक्चर्स अगर एक में बन रहे हैं तो 7 के लिए कितने बनेंगे? 7 चैप्टर के लिए अगर मैं 7 3 जा 21, मतलब 21 लेक्चर्स बनेंगे, ठीक है। 21 लेक्चर्स आपको देखने हैं अगर मैं मान के चलूँ, ठीक है। कोई बच्चा सोच रहा होगा ना सर ये तो आपने बता दिया, लेकिन अब होगा कंप्लीट कि नहीं? बच्चों अगर आप 21 लेक्चर्स पर डे एक देख रहे हो, उसके साथ साथ एनसीईआरटी भी चल रहा है, उसके साथ साथ आपका रिवीजन भी चल रहा है ना, जिन बच्चों का नहीं हुआ उनका रिवीजन भी चल रहा है ना, नोट्स भी अलग बन रहे हैं, सब हो रहा है। मेरी बात मानिए, ये आपका सिलेबस 20 दिन का है, बोर्ड का 20 दिन का, बोर्ड का। बच्चों मैंने भी बोर्ड के एग्जाम्स जब थे, कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी भी हालत पतली थी, हम भी आप ही की तरह थे, बिल्कुल नहीं पढ़ा था उस टाइम पे, मुझे भी दिक्कत आ गई थी। सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी मैंने। ये आपको किसी की स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी और वे में किसी का नहीं बता सकता कि आप कैसा कर रहे हैं, आप कैसा करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अपनी बता दी, है ना, क्योंकि एक टेंडेंसी होती है बच्चों। मैं किसी और का एग्जाम्पल, किसी का मन कैसे बता सकता हूँ कि आप इस चीज़ को फॉलो करोगे? नहीं, मुझे भी नहीं पता, है ना, लेकिन मैंने इस चीज़ को फॉलो किया था एंड यस रिजल्ट मिला था, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर किसी के 80% आ जाते हैं, उस बच्चे के जिसने 1 महीने पहले स्टार्टिंग की और उसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप समझ रहे हो उसके लिए 80% बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं केवल नॉर्मली बता रहा हूँ। और जिस बच्चे ने पूरी साल पढ़ा है और वो पूरी साल पढ़ने के बाद 90+ ला रहा है, तो क्या आप सोच सकते हैं 1 साल पूरी पढ़ने के बाद बच्चा 90% और एक बच्चा 20-25 दिन पढ़ के 80% ला रहा है, कौन ज़्यादा बेटर है? 80% वाला बच्चों, 80%, उसकी प्लानिंग बहुत अच्छी थी, ठीक है। अब सुनो, 21 लेक्चर, मानो 21 में से मैं बोलता हूँ आप 4 और ऐड कर दो, 4 दिन और ऐड कर दो, आपका 25 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। और आप बताइए अगर आपको यहाँ पे बर्डन लग रहा हो तो देखो आपको सोने के लिए टाइम दिया है। अब ये फालतू बातें मत बोलना बच्चों आप लोग मेरे को, सर इतना हेक्टिक टाइम टेबल, इतना हेक्टिक टाइम टेबल है तो आपको पहले सोचना चाहिए था, पहले सोचना चाहिए था। अगर आपके लिए हेक्टिक लग रहा है तो आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ इट इज इम्पॉर्टेंट टू यू, यू विल फाइंड अ वे। मैंने आपको रास्ता दिखा दिया है, चलना आपका है। टीचर है, टीचर का काम होता है रास्ता दिखाना, बच्चों मेरा काम है पढ़ाना, पढ़ना आपका काम है। मैं वही सेम चीज़ आपको बोल रहा हूँ और वही सेम चीज़ एक बच्चा और सुन रहा है, एक फॉलो करेगा, एक नहीं करेगा, एक स्कोर कर जाएगा, एक नहीं करेगा। दिस इज अ फैक्ट, ठीक है। तो मेरा काम है बताना, ठीक है, समझ गए। If it is important to you, you will find a way. If not, you will find an excuse. ठीक है, आपका अलग से कोई तरीका है, so it is far better। अगर आप सोचते हो कि आपके मार्क्स आ जाएंगे तो आपकी मर्जी है, बाकी इस चीज़ को मैंने आपको बता दिया। कोई बर्डन नहीं है बच्चों, अभी के लिए खाना पीना सोना उठना सब भूल जाइए, सब भूल जाइए, क्योंकि ये दिन वापस नहीं आएंगे।
क्योंकि एग्जाम होने के बाद आप ही सोचोगे, अगर आपके किसी पेपर में नंबर कम आएगा, आप कहोगे शिट मेरे को ये चीज़ पढ़ लेनी चाहिए थी, यही बोलोगे? बिल्कुल। तो वो दिन आने ही मत दो, है ना। तो अभी के लिए देखो, आपको 7 घंटे सोने को भी निकाल दिए मैंने, 3 घंटे आपको और निकाल दिए, आपको खाना पीना जो भी करना है, राइट। और आपके 11 घंटे तो आपकी पढ़ाई चल रही है और आपके 3 घंटे नॉर्मली आ गए। हिसाब बढ़िया तरीके से मस्त चल रहा है, ठीक है। इतनी चीज़ जानने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स देख लो बच्चों, कुछ ज़रूरी चीज़ें। कुछ ज़रूरी चीज़ें में जो मैंने लिख रखा है, आप सबने देख तो लिया ही होगा, सबने देख लिया होगा, है ना। मैंने इसको क्यों बोला इंपॉर्टेंट थिंग्स, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्यों है इंपॉर्टेंट ये जान लो। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो अपनी स्टडीज़ को लेके कि मेरा पूरा कंप्लीट है, मैं तो मज़े के लिए बैठा हूँ, अब तो देखो क्या होने वाला है, वो टेंड करता है फेलियर को। बच्चों मैंने आपको बोला, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देख रखे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है, बहुत अच्छा, कि हम भी उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बच्चा कितने अच्छे मार्क्स लाएगा, इवन इन जेई नीट ऑल्सो बच्चों। लेकिन वो बच्चा मार्क्स नहीं ला पाता क्योंकि उसको ओवर कॉन्फिडेंट खा जाता है, और ये सच्चाई है, ओवर कॉन्फिडेंट खा जाता है। इसलिए कभी ओवर कॉन्फिडेंट मत होना बस, ठीक है। उनके लिए बोल रहा हूँ, ये बच्चों जिन्होंने पढ़ रखा है, जिन्हें नहीं पढ़ा उन्हें तो मेहनत करनी है, और जिन्हें पढ़ रखा है वो करी कराई मेहनत पे पानी ना डालें, अपनी मेहनत जबरदस्त करते रहें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, नो मोर लेट नाइट स्टडी, नो मोर लेट नाइट स्टडी। ये मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, जो क्यों बोल रहा हूँ इसका एक रीज़न है, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, बिल्कुल सुनना ध्यान से। बच्चों एक चीज़ बताओ, आपका जो पेपर होने वाला है, जो आपका एग्ज़ाम है, वो कब होगा? रात में होगा क्या? नहीं होगा। अरे ये मॉर्निंग में होता है, मॉर्निंग। आप एक चीज़ बताइए, ये ह्यूमन माइंड है, अगर आप दिन में सो रहे हो, राइट, आप उठते हो 11-12 बजे और रात को आप पूरी रात पढ़ते हो, तो आपका जो माइंड है रात में वर्क करना स्टार्ट कर देता है, दिन में रेस्ट, राइट। और आप क्या कर रहे हो, मान लो आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन आप जिस दिन एग्जाम देने गए आपका दिमाग ही ना चला, तो आप क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? ये चीज़ मैं आपको खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इवन मेरे भी जो टीचर्स थे मुझे भी यही चीज़ बताते थे, वही चीज़ आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि अपने आप को ऐसे ढालो, अपने आप को ऐसे करो कि आपको पेपर मॉर्निंग में देने जाना है। इसलिए लेट नाइट स्टडी बंद कर दो। बच्चों एक चीज़ बताओ, आप 11 से 3 बजे तक पढ़ रहे हो रात को, 4 घंटे निकाल रहे हो रात को। मैं बोलता हूँ आप 11 बजे सो जाइए, आप 11 से 3 पढ़ते हो रात को, एंड फिर सुबह उठते हो आप 10 बजे, करेक्ट। 7 घंटे हो गए, 9 से 10। आप एक काम कर सकते हो, 3 की जगह आप 11 बजे सोइए, 4 घंटे आपके यहाँ माइनस हुए, और आप कितने बजे उठोगे? 6 बजे उठ जाइए। 11 से 6 7 घंटे, बात तो वही है ना। लेकिन आपको यहाँ फायदा मिलेगा पेपर वाले दिन, मैं आपको इसके लिए 200% श्योरिटी दे रहा हूँ, आपको एग्जाम वाले दिन फायदा मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को बिल्कुल गांठ बांध के डाल लीजिए, पेपर एग्जाम मॉर्निंग में होता है तो हमको लेट नाइट स्टडी नहीं करनी है। ये मेरा खुद का पर्सनल आपको एक एडवाइस है, नो मोर लेट नाइट स्टडी। एक चीज़ और, जब भी आप पेपर लगाएं तो यही सोच के लगाएं कि ये पेपर मेरा आ गया, अब मुझे करना है ना। तो पूरा ध्यान लगा के बिल्कुल मन से पेपर को दें, पूरा टाइम दें उसको, और ऐसे दें कि क्या अगर यही पेपर मेरा, फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स का सैंपल पेपर दे रहे हो, यही पेपर अगर मेरा आ गया तो मैं क्या करूँगा, इस वे में उस पेपर को निकालो, उस वे में उस पेपर को करो, करेक्ट। तो इतनी बातें करने के बाद, इतनी सारी चीज़ देखने के बाद, मैं ये सोचता हूँ कि एक बच्चा जिसने पढ़ रखा है वो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, वो भी पढ़ाई करेगा, और एक बच्चा जिसने नहीं पढ़ा है उसकी भी स्टडी 25 डेज़ के अंदर हो जाएगी, करेक्ट। और ये मेरा पर्सनली एक वे था बताने का, है ना। और फिजिक्स के अंदर देखा जाए तो मैंने आपको चैप्टर्स बता दिए हैं, राइट। थर्मोडायनेमिक्स तक शायद आपके लेक्चर्स आ चुके हैं, एंड फिजिक्स में आपको डेरिवेशंस कहाँ से आ सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया। प्लस इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं ना, एप्लीकेशन से आ जाएगा क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल मैं बर्नौलीज थ्योरम की बात कर रहा हूँ, तो बर्नौलीज थ्योरम नहीं आएगा डेरिवेशन में, तो उसके एप्लीकेशन पे एक क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, है ना। तो ये सारी चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया हो कि कैसे हम प्रिपरेशन करेंगे और कैसे हम इस चीज़ को एंड की तरफ लेके जाएंगे। और आप और मैं नहीं, अब आपको ही करना है। क्या करना है, क्या लिखोगे? फोड़ देंगे। क्या लिखोगे बच्चों? फोड़ देंगे। किसको फोड़ दोगे? टर्म 2 को। लिख दें सर? फोड़ देंगे। चलो देखते हैं बच्चों आप फोड़ के आते हो कि नहीं आएंगे, ठीक है। फोड़ देंगे टर्म 2 बेटा, आपका तो काम खत्म। चलो, सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।
बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करते रहिए एंड आई एम डैम श्योर बच्चों, अगर आप बिल्कुल मन लगा के आप एक एम बना के पढ़ाई करोगे, इवन आप इस टाइम टेबल को जो मैंने दिया है कुछ बच्चे फॉलो करें, करना चाहते हैं तो करें, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो। जो नहीं भी चाहते हैं अपना खुद का एक टाइम टेबल सेट करके उसको पढ़ाई करना स्टार्ट करें, करेक्ट, आपको रिजल्ट 110% मिलेगा। जब तक के लिए बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट, है ना, बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा।